आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बर का कमाल सखिया। इस वायरल सॉन्ग को आप सबने सुना होगा और आज के इस क्लास में मैं आदित्य वैभव आप सबका स्वागत करता हूं तमाम बीपीएससी उत्कर्ष परिवार की तरफ से, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो हमारे बिल्कुल कल्चर से जुड़ा हुआ टॉपिक है। क्योंकि आज के इस टॉपिक में हम लोग मिथिला पेंटिंग, जिसको हम लोग मधुबनी पेंटिंग भी कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा क्लास के अंत में कि आप कैसे आंसर राइटिंग को सबमिट कर सकते हैं हमारे साथ। और जो आप सब में जिनका बेस्ट आंसर राइटिंग मुझे लगेगा या जो मुझे एक आध अच्छी कॉपियां लगेंगी, उन कॉपियों को मैं आप सबके साथ आने वाली क्लासेस में भी डिस्कस करूंगा। तो इस क्लास को हम लोग करते हैं शुरुआत, क्योंकि जब भी हम लोग बात करते हैं मिथिला पेंटिंग की तो मिथिलांचल सुनते ही आता है हमारे दिमाग में बिहार की कल्चरल कैपिटल, यानी कि बिहार की सांस्कृतिक राजधानी। वही मिथिला जहां से थी हमारी माता सीता, वही मिथिला जिनका इतिहास में बहुत ज्यादा नाम है। और एक बहुत ही प्रसिद्ध पेंटिंग आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हमारे ट्रेडिशन, हमारे कल्चर से जुड़ी हुई, जहां आपको प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और सीता मां आपको नजर आ जाएंगी। यह एक जबरदस्त आपके मिथिला पेंटिंग का एक उदाहरण आप सबको नजर आ रहा होगा, आप सब देख सकते हैं इसमें। तो क्योंकि अगर हम लोग बात करते हैं बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बीपीएससी का जो आपका जीएस 1 का जो सेक्शन 1 है, यानी कि आपका हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, उसमें बिहार के ट्रेडिशन आर्ट एंड कल्चर जैसे कि मधुबनी पेंटिंग, यहां से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं आपकी अच्छी खासी हो जाती है। क्योंकि हम तमाम बीपीएससी उत्कर्ष परिवार ने यह ठाना है कि आप सबको, जैसा हम लोगों ने प्रीलिम्स में अच्छे कंटेंट दिए थे यूट्यूब पे, ठीक उसी प्रकार से मेंस में भी आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देंगे। तो उसी की कड़ी में इसमें शुरुआत में करने जा रहा हूं आज मिथिला पेंटिंग से। तो दोस्तों, अगर सबसे पहले अगर हम लोग बात करें आंसर राइटिंग की, तो आंसर राइटिंग सुनते ही हमारे दिमाग में बहुत सारे ख्याल आते हैं। लेकिन जैसे ही अगर पेपर और पेन हमारे सामने आ जाए, तो वो पेपर और पेन जो शब्द हमारे मन में चल रहे थे वो हमारी कॉपी पे वो लिखे नहीं जाते हैं, थोड़ी सी मुश्किल होती है। या लिख भी जाते हैं तो किस प्रकार से लिखना चाहिए, क्या उस आंसर राइटिंग का फ्रेमिंग होना चाहिए। कई बच्चे ऐसे भी मुझे मिले हैं जिनको पास जबरदस्त नॉलेज है, लेकिन उनको लिखने की कला नहीं आती है। इसका एक और एकमात्र सॉल्यूशन यही है कि आप सब लोग लिखना शुरू करें। क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं, देखिए, बीपीएससी एग्जाम क्लियर करना आपका मकसद होना चाहिए, और मैं चाहता हूं कि सारे बच्चे लिखें, चाहे वो 69 के कट ऑफ को उनको लग रहा होगा क्लियर होगा वो वाले, या जिनका लग रहा हो ना क्लियर हो वो वाले, सारे बच्चे लिखें। क्योंकि लिखने से क्या होगा कि आप 17th का मेंस तो दीजिएगा ही, तो मेंस आपको देना ही, एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको मेंस देना है, तो उसके लिए लिखना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो लिखने की बात अगर हम लोग करते हैं, तो एक आसान से तरीके से मैं अगर आपको बताऊं कि लिखने का क्या तरीका होता है, किसी भी एक, अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि एक अच्छा आंसर क्या होता है, तो आप सब लोग, बहुत सारे बच्चों के मन में ख्याल आएगा कि अच्छा आंसर वो होता है जिसमें एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन हो, एक मेन बॉडी हो, एक कंक्लूजन हो। कुछ बच्चे बोलेंगे कि अच्छा आंसर वो होता है जिसमें फ्लो चार्ट का भी इस्तेमाल हो। कुछ बच्चे बोलेंगे कि अच्छा आंसर वो होता है जिसमें हम कुछ डायग्राम्स वगैरह का इस्तेमाल करें। बहुत सारे तमाम तरह के प्रश्न आएंगे या तमाम तरह के जवाब आपके मन में इंक्लूड होंगे। लेकिन अगर सच्चाई अगर मैं आपको बताऊं कि एक अच्छा आंसर क्या है, तो एक अच्छा आंसर वो है जो आपको अच्छे मार्क्स दिला दे। और अच्छे मार्क्स हमें कैसे आएंगे, तो उसका एक तरीका होता है कि हमने पढ़ लिया है मिथिला पेंटिंग, लेकिन उसको कैसे लिखें, उसके लिए सबसे बड़ी चीज है कि आपको कुछ नहीं, सिर्फ लिखना है। एक बार लिखिएगा, दोबारा लिखिएगा, तिबारा लिखिएगा, आप खुद अपने पहले आंसर राइटिंग को अपने चौथे या पांचवें आंसर राइटिंग से कंपेयर करेंगे, आपको सीधा सीधा फर्क नजर आएगा। तो एक बेसिक चीज मैंने भी आपको वही चीज बताई कि किसी भी आंसर को हम लिखते हैं तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन उसका लिखना जरूरी है। क्या उसका इंट्रोडक्शन है, भूमिका उसकी क्या है। और इंट्रोडक्शन जो हम लिखेंगे, चाहे हम हिंदी में लिखें या अंग्रेजी में लिखें, पहला जो हमारा फ्रेज रहता है या पहला जो हमारा पैराग्राफ जिसमें हम लिखते हैं, इंट्रोडक्शन इज जस्ट लाइक अ कॉन्टेक्स्ट। जब हम किसी भी आप किताब को ओपन कीजिएगा तो उस किताब में आपके होती है विषय सूची। आपने देखा होगा, कोई भी आपके आसपास किताब हो, कोई भी आपके आसपास किताब हो, हर किताब में कॉन्टेक्स्ट या विषय सूची होता है। एक विषय सूची या कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो विषय सूची को अगर आप देखते हैं तो आपको एक आइडिया पता चलता है कि इस पुस्तक में क्या है, इस किताब में क्या है।
ठीक उसी प्रकार से जो हमारा इंट्रोडक्शन है वह भी उसी प्रकार से है कि इंट्रोडक्शन जो है आपका एग्जामिनी जो आपका कॉपी चेक करेगा वो आपके इंट्रोडक्शन को देख करके समझेगा और आपको अच्छे से मतलब उसको बताना, मतलब आंसर आपको ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना, एक आसान आंसर तरीके से, ताकि सामने वाले को समझ में आए। तो सामने वाले को समझाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप विषय सूची, जैसे किसी भी किताब में अगर आप विषय सूची देख लेते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि उस पुस्तक में क्या क्या आपको मौजूद नजर आने वाला है। ठीक उसी प्रकार से किसी भी आंसर का जो इंट्रोडक्शन होता है वह उसी प्रकार से बताता है कि आंसर में आप क्या क्या लिखने जा रहे हैं, आप किस तरफ इस आंसर को लेके जा रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब इंट्रोडक्शन के बाद जो दूसरी चीज आती है वह है आपके मेन बॉडी। इस मेन बॉडी में जैसे कोई भी टॉपिक, आज जैसे हम लोग मिथिला पेंटिंग को कवर अप कर रहे हैं, तो इस मेन बॉडी में हम मिथिला पेंटिंग के फीचर्स कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या किस तरीके से उनकी पेंटिंग होती है, उस पेंटिंग की क्या खासियत है, कौन कौन से जुड़े हुए कलाकार उससे हैं, कौन कौन जुड़े हुए आर्टिस्ट हैं, इस तमाम तरह की चीजों को हम मेन बॉडी में लिखेंगे। और मेन बॉडी जो है हमारा सबसे बड़ा पोर्शन होता है। और मेन बॉडी में भी हम कोशिश करेंगे कि एक फ्लो चार्ट या फिर आपके एक मतलब कि डायग्राम या फिर कोई भी किसी भी प्रकार का पाई चार्ट हो गया, इस प्रकार की चीजों का इस्तेमाल करना। क्योंकि जो फ्लो चार्ट होती है, आगे मैं आपको करके भी दिखाऊंगा कि कैसे आप कर सकते हैं, कि किसी भी मतलब कि आंसर में अगर फ्लो चार्ट और पाई चार्ट आ जाता है तो हम उस चीज को समझ जाते हैं आसानी से, एज कंपेयर टू वो चीज अगर लिखी हुई है पैराग्राफ में, या फिर अगर पॉइंटर में भी हम उसको लिखते हैं तो जो पॉइंटर में लिखी हुई चीजें हैं उसके कंपेयर में आप अगर एक तस्वीर बना दे, एक डायग्राम बना दे, जिस डायग्राम में सारी चीजों को अगर कर दिया जाए तो वो ज्यादा अच्छी होती है। क्योंकि कहा जाता है कि एक अच्छी तस्वीर वो होती है जो पूरी कहानी को बयां कर दे, और एक अच्छी कहानी वो होती है जो पूरी तस्वीर में समा जाए। तो आपको कोशिश करना है कि जब आप मेन बॉडी में अपने आंसर को लिखें तो जो आपका फ्लो चार्ट है वो फ्लो चार्ट आपके पूरे के पूरे आंसर को बयां कर दे कि आखिर आप लिखना क्या चाह रहे हैं, ताकि जो एग्जामिनी उसको ज्यादा दिक्कत ना हो। जो आपकी कॉपी को चेक कर रहा है आयोग में बैठे जो सर लोग हैं, वो ज्यादा दिक्कत उनको लगे कि हाँ भाई इस बच्चे को आता है, और एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ वो आपकी कॉपी की जांच करें। और लास्ट में जो एक पार्ट होता है वो होता है कंक्लूजन, या कभी कभी इसको हम लोग और एक्सटेंड करके एक वे फॉरवर्ड भी कर देते हैं, निष्कर्ष जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं। कंक्लूजन में बेसिकली एक पार्ट डालना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बीइंग एज अ सिविल सर्वेंट, हम सब फ्यूचर सिविल सर्वेंट होने वाले हैं, तो एग्जाम या आयोग आपसे जानना चाहता है कि आपने बता दिया, अब इसका आपके पास कोई राज या आपके पास कोई इसके बारे में प्रतिक्रिया या किस प्रकार से ये होनी चाहिए, इस तमाम तरह की चीजों को आपसे राय आपकी जानना चाहता है। इसीलिए कंक्लूजन पार्ट जो है ये भी डालना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये क्वेश्चन है आज का, बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, मिथिला पेंटिंग के बारे में मेंस में आ रखा है कि मिथिला पेंटिंग के फीचर्स को या मिथिला पेंटिंग का क्या महत्व है बिहार में, या मिथिला पेंटिंग जो कि बिहार का एक प्रसिद्ध पेंटिंग है, इनफैक्ट नॉट ओनली इन बिहार, ऑल ओवर इंडिया की अगर हम लोग बात करें, या आजकल तो इसका इंटरनेशनल रेपुटेशन है। चाहे बहुत सारे रेलवे स्टेशंस में आपने देखा होगा, बहुत सारे ट्रेनों के ऊपर आपने देखा होगा। इनफैक्ट मैं दिल्ली एयरपोर्ट गया था तो वहां पे भी मुझे नजर आ गई थी मिथिला पेंटिंग, दिल्ली मेट्रो में आपको नजर आ जाती है मिथिला पेंटिंग। तो इतनी रेपुटेटेड, हायर रेपुटेटेड पेंटिंग का आखिर क्या महत्व है, तो आइए जरा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मिथिला पेंटिंग बहुत ही पुरानी है, बट 1934 में एक अर्थक्वेक आया था जिसको हम लोग भूकंप कहते हैं, और इस भूकंप के दौरान जो अंग्रेज अधिकारी जो बिहार के दौरे पे गए थे उन्होंने देखा कि यार ये है क्या। हालांकि उससे पहले भी एक बार और भूकंप आया था 1900 के स्टार्टिंग के फेज में, उस दौर में भी एक्सप्लोर हुआ, लेकिन 1934 में कुछ ज्यादा तरीके से मतलब लोगों के सामने आया कि ये है क्या। और तब से जो मिथिला पेंटिंग और जिस जगह पे हमें मिला वो सबसे पहले थी आपकी मधुबनी, बिहार का जो आज के प्रेजेंट डे में मधुबनी जिला है वहां पे हमें सबसे पहले मिला। और एक नियम है, आप सबने सुना होगा इसके बारे में, कि कोई भी चीज अगर जहां पे सबसे पहले मिल जाती है हम उसको उसका नाम दे देते हैं। जैसे आप देखिए सिंधु घाटी सभ्यता को, डिस्पाइट कि मोहनजोदारो ज्यादा बड़ा एरिया है, फिर भी उसको हम लोग हड़प्पा वैली सिविलाइजेशन कहते हैं क्योंकि हड़प्पा पहला साइट था। ठीक उसी प्रकार से मधुबनी पेंटिंग या मिथिला पेंटिंग को हम लोग मधुबनी पेंटिंग भी कह देते हैं। अब जब आप आंसर लिखने जाइएगा और सबको लिखना है तो उससे पहले आपको थोड़ा सा एक अच्छे लाइन से शुरू करना चाहिए। कोई भी आंसर जब हम लिखने जाते हैं तो एक अच्छे पॉजिटिव नोट से शुरू करें। तो आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है,
कला और संस्कृति का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले कला संस्कृति का क्या महत्व है? तो कला संस्कृति के बारे में आपको एक दो चीज समझना है कि आर्ट एंड कल्चर वहीं एग्जिस्ट करेगा जहां पे आपके प्रॉस्पेरिटी हो, जहां पे आपके क्या हो, प्रॉस्पेरिटी हो, यानी कि आपके वैभव हो, संपन्नता हो। ठीक है, वैभव हो और संपन्नता हो। ठीक है, यानी कि मैं इसको एक लाइव एग्जांपल देता हूं ताकि आपको थोड़ी सी चीजें समझ में आए। जैसे लेटर सपोज कि आप लोग अपने घर में एक एग्जांपल लीजिए, आप अपने माता पिता से अभी जाकर के बोलिए, ठीक है, आप अपने माता पिता से अभी जाकर के बोलिए कि मम्मी मम्मी मुझे आर्टिस्ट बनना है, मुझे पेंटर बनना है। आप अपने पिताजी से आके बोलिए कि पापा जो लड़के हैं कि मुझे गायक बनना है, सिंगर बनना है, हनी सिंह की तरह। घर पे क्या होगा? मम्मी चप्पल उठाएंगी, फ्लाइंग चप्पल से मारेगी आपको और आप रोते रोते सो जाइएगा, वापस आ जाइएगा क्लास देखने के लिए। यही चीज होंगी। अब सोचिए इस बारे में कि ऐसा क्यों होगा। तो आप पाएंगे कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे पास प्रॉस्पेरिटी नहीं है। अब इसको थोड़ा और आसानी से मैं आपको समझाता हूं कि लेट अस सपोज कि आप एसडीएम बन गए, आप अब एसडीएम बन गए, या आप डीएसपी बन गए, या आप एक सिविल सर्वेंट अच्छे पोस्ट पे बन गए। आपका बच्चा आपसे बोलेगा कि पापा मुझे पेंटिंग करना है, पेंटर बनना है। तो आप समाउ सोचेगा हाँ ठीक है, इसके अगर स्किल है, सब कुछ इसके अंदर है, तो इसको बना देते हैं पेंटर। लेकिन आपके माता पिता नहीं सोचेंगे। क्यों? सोचेगा जरा इस पे, क्यों नहीं सोचेंगे? क्योंकि वो आपको लेकर के सिक्योर नहीं है। उनको लगता है कि हाँ भाई ये मतलब सही भी है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई एक सरकारी नौकरी निकल जाएगी तो अच्छा लाइफ हो जाएगा। तो आर्ट एंड कल्चर वही होगा जहां पे प्रॉस्पेरिटी होगी, जहां पे संपन्नता होगी। जैसे आप ही कल के डेट में अधिकारी बनते हैं, अपना एक घर बनाइएगा, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा? घर बनाइएगा, घर में के अंदर अच्छा खाना पीना खाइएगा, थोड़ा इधर उधर घूमिएगा फिरिएगा, कि पहले जाकर के गौतम बुद्ध जी का मूर्ति ले आइएगा, 100 पीस बल्ब लगा दीजिएगा, कि ऐसा नहीं ना कीजिएगा, पहले घर बनाइएगा। तो ठीक उसी प्रकार से आर्ट एंड कल्चर, आप घर में डेकोरेशन कब करते हैं? जब आपका घर अच्छा हो, जब आपका घर एक प्रॉपर बने। घर ही नहीं तो कहां से डेकोरेशन कीजिएगा? ठीक उसी प्रकार से आर्ट एंड कल्चर भी वैसा ही हमारे समाज का है, हमारे सोसाइटी का एक मिरर है। यानी कि आर्ट एंड कल्चर वहीं एग्जिस्ट करेगा जहां पे प्रॉस्पेरिटी हो, जहां पे संपन्नता हो, जहां पे वैभवशाली क्षेत्र हो, यानी कि एक ऐसा क्षेत्र जो कि संपन्न हो, तभी लोग करेंगे आर्ट एंड कल्चर। नहीं तो रोजमर्रा की जिंदगी में ही लोग उलझे रहते हैं। जैसे आप अभी आप पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, हम रोजमर्रा की जिंदगी में उलझे हुए हैं। हमारा कोई ऐसा थोड़ी है कि हाँ भाई, कुछ लोग का होगा, लेकिन जनरली मैं जनरलाइज वे में आपको बता रहा हूं। तो आर्ट एंड कल्चर हमारा सबसे पहले क्या हुआ कि आर्ट एंड कल्चर जो है मिरर ऑफ सोसाइटी, यानी कि हमारे सोसाइटी का प्रतिबिंब है। हमारी सोसाइटी का क्या है? तो हमारी सोसाइटी का आपके आईना है, हमारी सोसाइटी को दर्शाता है कि आर्ट एंड कल्चर कहीं अगर अच्छा है मतलब कि वो सोसाइटी काफी प्रॉस्पेरस है। और बिहार का मिथिला हिस्टोरिकली काफी प्रॉस्पेरस रहा है, काफी संपन्न रहा है। यह मिथिला पेंटिंग बता रही है, मतलब कि एग्जिस्ट है, मतलब कि यहां पे आपके काफी प्रॉस्पेरस क्षेत्र रहा है, काफी संपन्न क्षेत्र रहा है। अब ये तो एक हमारा एक ओवरव्यू आइडिया हो गया मिथिला पेंटिंग को लेकर के। अब आंसर राइटिंग फ्रेमिंग हम लोग कैसे करनाएंगे, कैसे शुरू करेंगे? तो जनरली आप देखिएगा कि बिहार में 3 मतलब पेंटिंग्स काफी ज्यादा प्रमुख है। इसकी बात अगर हम लोग करते हैं 3 पेंटिंग्स की, सबसे पहले तो आपका जैसे हो गया मधुबनी पेंटिंग। दूसरे नंबर पे अगर हम लोग बात करते हैं तो पटना कलम पेंटिंग। तीसरे नंबर पे हम लोग अगर बात करते हैं तो मंजूसा पेंटिंग। भोजपुरी पेंटिंग भी है, बट ये तीनों थोड़ा सा ज्यादा पॉपुलर है। लेकिन तमाम तरह की पेंटिंग्स के बावजूद, ईटीसी लिख देता हूं, तमाम तरह की पेंटिंग्स के बावजूद हम पाएंगे कि जो इंटरनेशनल रेपुटेशन है वो आपको मधुबनी पेंटिंग को ज्यादा मिला है एज कंपेयर टू पटना, मंजूसा, भोजपुरी या अन्य किसी आपके रीजनल पेंटिंग के अपेक्षा। अब इसके पीछे का कारण क्या है? तो इसके पीछे का कारण यह है, समझने की इसको कोशिश कीजिए। मैं एक आपके अंदर एक माइंडसेट डेवलप करना चाह रहा हूं कि जो मधुबनी पेंटिंग थी ना, एक बहुत ही खास बात थी मधुबनी पेंटिंग की, जो अन्य पेंटिंग से उनको अलग करती थी। और वो पेंटिंग में नहीं था, वो था ट्रेडिशन में। क्या ट्रेडिशन था? तो मधुबनी पेंटिंग को करने वाले जो लोग थे वो फीमेल थे, महिलाएं थी, वो फीमेल थे। और ये पेंटिंग जो है ये ज्यादातर जो है आपके मेल करते थे, पुरुष करते थे। एक बहुत ही फेमस कहावत है
कि अगर आप किसी पुरुष को शिक्षित करते हैं तो आप किसी एक इंसान को शिक्षित करेंगे, लेकिन अगर आप महिला को शिक्षित करते हैं तो आप पूरे परिवार को शिक्षित करते हैं। अब ऐसा क्यों? तो कोई भी जो बच्चा है वो पहले अपने माता से ज्यादा सीखता है। पहले मां बोलता है, फिर पिताजी या स्तंभ या भाई या दादा या फिर दादी ये सब बोलता है। तो बच्चा जो अपनी मां से ज्यादा कुछ सीखता है। और मधुबनी पेंटिंग कौन कर रही थी? महिलाएं कर रही थी। तो ट्रेडिशन दर ट्रेडिशन, यानी कि जनरेशन टू जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास ऑन हुआ, उसके बाद उसके जनरेशन पास ऑन हुआ, और ये आज भी अपने ट्रेडिशनल फॉर्म में यानी कि पारंपरिक रूप में आज भी जिंदा है। जबकि पटना पेंटिंग, मंजूसा पेंटिंग और अन्य पेंटिंग के साथ हम देखते हैं कि मेल कर रहे थे। अब मेल क्या हुआ कि कभी मान के चलिए कि पेंटिंग में रिसेशन आया, किसी ने पेंटिंग बनाना बंद कर दिया, उससे कमाई नहीं हो रही, तब वो किसी अन्य काम में चले गए, खेती में चले गए, मजदूरी में चले गए, और वे पेंटिंग अपने ट्रेडिशनल ओरिजिनल फॉर्म में एग्जिस्ट उस लेवल पे नहीं कर पाई जिस लेवल पे मधुबनी पेंटिंग एग्जिस्ट की। तो मधुबनी पेंटिंग की बात अगर हम लोग करते हैं मिथिला पेंटिंग की, तो यह मिथिला चित्रकला डोमिनेंट है महिलाओं के द्वारा, और यह बहुत ही अच्छी चीज थी जिसके कारण यह पेंटिंग आज भी अपने ट्रेडिशनल फॉर्म में, और आज इतना इंटरनेशनल रेपुटेशन इस पेंटिंग को मिल रहा है। जब भी हम लोग बात करते हैं मिथिला पेंटिंग की या मधुबनी पेंटिंग की, तो महिलाओं का नाम आता है, लेकिन कुछ पुरुष थे जिन्होंने वुमेन्स आर्टिस्ट, जो महिला आर्टिस्ट थे, उनके अलावा भी काफी इंटरनेशनल रेपुटेशन लिया। जैसे कुछ नाम नरेंद्र कुमार कर्ण, अरुण कुमार यादव, शिवम पासवान, इन लोगों ने काफी ज्यादा इसमें इंटरेस्ट लिया, इंटरनेशनल रेपुटेशन तक पहुंचाया। और इस मिथिला पेंटिंग का जो मेन हब है, अगर हम लोग बिहार के नक्शे की बात करते हैं, तो ये जो मिथिलांचल क्षेत्र आपको नजर आएगा, खासकर आपके मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, सहरसा, भागलपुर, पूर्णिया, इस तमाम तरह के क्षेत्रों में, दरभंगा, आपके मधुबनी, सुपौल, सहरसा एक्सेट्रा, जो मिथिलांचल का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में आपको इस पेंटिंग का इंफ्लुएंस आपको नजर आता है। अब एक आइडिया हमारे मन में आ चुका है कि भाई मिथिला पेंटिंग का अगर क्वेश्चन आएगा तो किस प्रकार हमें, एक क्या हमारे अंदर होना चाहिए, आपके इंटरव्यू में भी यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो क्या क्या चीज हमारे मन में होना चाहिए, सब आ गया। अब देखिए फ्लो चार्ट मैंने बनाया है। कहा जाता है एक अच्छी तस्वीर वो होती है जो पूरी कहानी को बयां कर दे, अच्छी कहानी वो होती है जो पूरी तस्वीर में समा जाए। तो पूरे के पूरे मधुबनी पेंटिंग को मैंने एक फ्लो चार्ट से आपको समझाने की कोशिश की है। मधुबनी पेंटिंग, या जिसको हम लोग कहते हैं आपके मिथिला पेंटिंग, और ये जो मधुबनी या मिथिला पेंटिंग है, यह 3 भागों में बटी हुई है। सबसे पहले वॉल पेंटिंग जो दीवारों पे होती है, दूसरा अरियन, ये आपके जमीन पर होती है, अरिपन भी इसको हम लोग कहते हैं, जिसको आप लोग जनरली अगर हम लोग देखते हैं तो अभी कुछ दिन पहले हम लोग सबने बिहार में एक बहुत ही फेमस होता है तीज के दिन त्योहार चौकचंदा, जिसमें चांद मामा को हम लोग ऊपर करते हैं, और ऊपर जमीन में आप देखते होंगे, सत्यनारायण भगवान की पूजा आपके घर में होती होगी तो देखते होंगे कि जमीन में कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर या इस प्रकार के स्ट्रक्चर को बनाया जाता है। तो वो हो गया ऑन लैंड, जो जमीन पे पेंटिंग बनी वो हो गए अरिपन, ऑन लैंड। एक होता है पत्त चित्र। पत्त चित्र की बात करते हैं तो फ्लैट टेक्सचर, यानी कि आपके एक फ्लैट जगह पे आपके बनती है। तो मोस्टली अगर हम लोग मधुबनी पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग को अगर डिवाइड करें तो दीवार पेंटिंग, वॉल पेंटिंग, अरिपन और पट्ट चित्र, ये आपको 3 प्रकार की पेंटिंग नजर आती है। वॉल पेंटिंग भी 2 भागों में बटी हुई है। एक को कहते हैं गोसनी, जो कि आपके धार्मिक नेचर की होती है, और एक होता है आपके कोभर, ये आपका क्या होता है, तो ये आपका होता है मैरिज से, शादी विवाह से रिलेटेड। अब ये फ्लो चार्ट आपने बना दिया तो ध्यान से समझिए, हमेशा आपको सोचना है जो कॉपी चेक कर रहा है उसके नजर से। अब ये कितना आसान हो गया मेरे लिए कि हाँ भाई, मेरा जो आंसर राइटिंग फ्रेमिंग होने वाला है वो कुछ इस प्रकार से होने वाला है, और जब मैं आंसर राइटिंग में जाऊंगा अंदर तो इन्हीं सारे पॉइंटर को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, लास्ट में कंक्लूजन दे दूंगा। तो इंट्रोडक्शन के बाद मेन बॉडी में हम आ चुके हैं। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि ये चीज हमने कर लिया, अब देखिए एक एक पॉइंट को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले गोसनी। गोसनी है क्या? अगर हम लोग बात करते हैं मिथिला पेंटिंग में गोसनी की, तो ये जो है आपके रिलीजियस नेचर, यानी कि ये जो है कैसा है, तो आपका धार्मिक प्रवृत्ति का है। जैसे आप देखते होंगे, जैसे अभी मैंने एक तस्वीर भी आपके लगाई थी, ये क्या है, तो गोसनी पेंटिंग, ये देखिए ये आपका क्या है, तो ये गोसनी पेंटिंग एक रिलीजियस नेचर में आपको नजर आ रहा होगा। प्रभु श्री राम है, सीता मां है, लक्ष्मण जी हैं, तो ये तीनों जो तस्वीर है एक रिलीजियस नेचर में है। ऐसे आपने देखते होंगे कृष्ण राधा की तस्वीर,
सरस्वती माता की तस्वीर, दुर्गा माता की तस्वीर। तो ये जो जैसी तस्वीरें जो आपके रिलीजियस नेचर पे होगी, जो रिलीजियस जिनका नेचर होगा, वो आपके कहलाएगी गोसनी, उसको हम लोग कहते हैं। राधा कृष्ण, सरस्वती माँ, सीता माँ, दुर्गा माँ। इसी का एक अलग पार्ट आपके हो जाता है जिसको हम लोग कहते हैं खोबर। कोबर क्या होता है? तो आप शादी विवाह में तो गए ही होंगे, कहीं भी शादी विवाह, तो आप देखते हुएगा कि एक बनता है मड़वा, जिसको हम लोग कहते हैं। आप लोग इधर कुछ और कहते होंगे, हो सकता है, बट जनरली मिथिला में इसको कहते हैं मड़वा। ठीक, ये जो मड़वा जहां पे विवाह होता है, एक झोपड़ी टाइप का आपको नजर आता होगा, उसके आसपास देखते हुएगा कि हाथी का मतलब कि बना हुआ रहता है, एक कभी आसपास एक पेंटिंग वेंटिंग सब उस पे होता है, या उसके आसपास जो आपके पेंटिंग होती है, खासकर मतलब कि ये जो कोभर है ये आउटर पार्ट ऑफ होम, और जब जो मिथिलांचल में जब लड़कियां घर आती है, लड़के के मतलब लड़के के यहाँ जब आती हैं शादी करके, तो ये पार्ट मतलब घर के बाहर इसको बनाया जाता है, जो कि आपके लड़के लड़की के मतलब कि रोमांटिक लाइफ के बारे में बताता है कि उनका जो रोमांटिक लाइफ हो काफी अच्छा हो। और ये हर चीज में मतलब कि इसको सिंबलाइज किया जाता है आपके फ्लोरा फोना, यानी कि फ्लोरा क्या हो गया, तो स्पीसीज ऑफ प्लांट जो हो गया, प्लांट से, पेड़ से, फोना क्या हो गया, जानवर से। तो मतलब कि कोई जानवर, कोई आपके मतलब कि जैसे लोटस हो गया, कमल हो गया, कमल का बहुत महत्व है। तो सारे के सारे जो तस्वीर हैं, ये तस्वीर अलग अलग चीजों को डिटरमाइन करते हैं। कुछ एग्जांपल्स भी मैंने लिखा है, जैसे कि मछली जो है वो आपके डिटरमाइन करता है कि हमारे मैथिली समाज में, आप सबको पता होगा, जो लोग मिथिलांचल होंगे ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे होंगे, जो नहीं है वो समझने की कोशिश कीजिए, मैं बता रहा हूं उस पर यकीन कीजिए, नहीं होगा तो मिथिलांचल का एक दौरा कर लीजिएगा, करा दूंगा, घुमा दूंगा। तो अगर हम लोग बात करते हैं मछली का, तो मछली का बहुत ज्यादा महत्व है। मछली जो है, इनफैक्ट शादियों में मछली दिया जाता है, मतलब मछली, चांदी का मछली, सोने का मछली, जिसका जैसा जो हो उस हिसाब से आदमी देता है उसको। और ये मछली जो है आने वाले टाइम में एक वैवाहिक संबंध अच्छा रहे हस्बैंड और वाइफ के बीच में, तो इस चीज को दर्शाता है। वैसी लोटस, लोटस की हम लोग बात करते हैं तो लोटस फीमेल के जेनिटल पार्ट को दर्शाता है कि काफी मतलब कि हेल्दी रहे दोनों शख्स, और फीमेल जो है काफी हेल्दी रहे, काफी स्वस्थ रहे। हॉर्स, एलिफेंट, वो फेम को दर्शाता है मर्द के, कि भाई घोड़ा या हाथी, ये इस प्रकार के टेंडेंसी को मतलब कि फेम को उनको दर्शाता है। तो ये मैरिज जो है, कोबर जो है, ये आपके मैरिज से रिलेटेड एक आपका पेंटिंग है, जो कि आपको आसपास नजर आ जाता होगा। शादी विवाह में गौर कीजिएगा, अगली बार जाइएगा तो ये सारी चीजें आपको नजर आ जाएंगी। बाकी गोश्री का तस्वीर तो मैंने आपको दिखाई दिया। अब एक होता है अरिपन। अरिपन कहां बनता है? तो जमीन पे। अभी कुछ दिन पहले एक त्योहार हुआ था चौकचंदा, या फिर आप सबको पता है सत्यनारायण भगवान। ठीक है, सत्यनारायण भगवान जो है, सत्यनारायण भगवान की पूजा जो होती है लगभग ऑलमोस्ट बिहार के हर घरों में होती है। अब ये सत्यनारायण भगवान की पूजा के समय जो जमीन पर आपके बनाई जाती है, जैसे इस प्रकार का फूल हो गया या इस प्रकार की चीजें हो गई, आप देखते हो थोड़ा बहुत मुझे आता है क्योंकि देखा हूं, और ये इस प्रकार का आपको बीच में बन गया, इसमें ऐसे थोड़ी सजावट के साथ होती है। तो जमीन पर जो लेप होता है, लेप आप देखते होंगे चावल जो होता है उससे करके उसमें हल्का हल्दी वल्दी डाल करके बनाया जाता है इस प्रकार से। तो अरिपन जो है ये जमीन पे बनाई जाने वाली पेंटिंग है, और खासकर एंट्री ऑफ द हाउस, जहां से हाउस में एंटर करते हैं वहां पे भी बनाया जाता है, जहां पूजा पाठ होता है उसमें बनाया जाता है, जो कि पुराण और शास्त्र से बेस्ड होती है। और शास्त्र और पुराण ये मतलब समझिए कि एक रिचुअल, यानी कि कर्म और कांड जो होते हैं, रिचुअल जो कर्म और कांड होते हैं उन पे बेस्ड होता है। इसमें जो मटेरियल का इस्तेमाल होता है, कुक्ड राइस मैंने ऑलरेडी आपको बताया। इसमें आपके कलर का इस्तेमाल किया जाता है, पीला हल्दी डाल दिया इस टाइप से। ज्योमेट्रिकल एक परफेक्ट शेप में इसको करने की कोशिश, स्वास्तिक हो गया। मैरिज रिचुअल्स में भी इस्तेमाल होता है। चिड़ियों का भी इस्तेमाल इसमें किया जाता है, जानवर का भी तस्वीर उसमें बनाई जाती है। जैसे कि आप देखते होगा मछली का खासकर काफी ज्यादा, आप कई बार देखे होगा, अगर मिथिलांचल आप गए होंगे तो कई बार इस प्रकार की पेंटिंग आपने देखी होगी, जो इस प्रकार के ऐसे जाती है, ये होती है, ये ऐसे इस प्रकार की पेंटिंग। तो ये जो है दोस्तों आपके समझिए कि जमीन पे बनाई जाने वाली पेंटिंग, इसके फीचर होते हैं कि ज्योमेट्रिकल शेप होता है, मैरिज रिचुअल से रिलेटेड होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको नजर आ जाती है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं पत्र चित्र की, ये आपके फ्लैट टेक्सचर पे बनता है, मतलब कि ट्रेडिशनली यह आपके कपड़ों पे मतलब कि बनाया जाता था, ट्रेडिशनली कपड़ों पे बनाया जाता था, बट अब कमर्शियली मिथिलांचल पेंटिंग की काफी ज्यादा मांग डिमांड हो गई है,
तब इसको हम लोग आपके पेपर पे भी बनाते हैं सेल्फ कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो पेंटिंग होती है ना, ये सिंबलाइज होती है। मतलब कि सिंबलाइज कहने का मतलब कि आप मधुबनी पेंटिंग को या मिथिला पेंटिंग को देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपको पता चलेगा कि हाँ ये पुरुष है, बट एग्जैक्ट कौन है ये नहीं पता चलेगा। जैसे मान के चलिए कि एक ये होगा, जैसे मैंने मान के चलिए एक चिड़िया यहां पे बनाया, ठीक है, तो आपको पता चल रहा है कि ये भाई एक थोड़ा बहुत पता चल रहा है कि भाई उतना अच्छा मेरी चिड़िया नहीं बन रही, बट हाँ फिर भी समझिए कि ये थोड़ा बहुत पता चल रहा है कि हाँ भाई छोटी चिड़िया है या फिर आपके गोरैया वगैरह है। लेकिन एक चिड़िया एक कोई किसी इंसान ने ये बना दिया तो लग रहा है कि हाँ भाई ये चिड़िया है, लेकिन कौन सी स्पेसिफिक चिड़िया है ये हमें पता नहीं चल रहा है। तो वैसे ही जो पत्र चित्र होती है सिंबलाइज होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे वापस से मैं उस पेंटिंग में जाना चाहूंगा जिस पेंटिंग को मैंने किया। आप देखिए अभी मतलब कि क्योंकि प्रभु श्री राम बहुत ज्यादा मतलब कि चर्चित है तो इसीलिए हमने सिंबलाइज कर दिया। यहीं पे आप देखिए, ये देखिए चिड़िया की तस्वीर आपको नजर आ रही है चिड़िया, लेकिन कौन सी चिड़िया आप इसको डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। वैसे अगर आप देखिए तो ये पेड़ है, पत्ते हैं, लेकिन कौन सा पेड़ है इसको आप डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। तो वैसा ही कुछ जो है ये जो सिंबलाइज होती है, आप देखिए इसको एकदम सिंबलाइज तरीके से एक आपके चिन्हित तरीके से इसको किया जाता है। और अलग अलग रंग अलग है, जैसे देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड में पीला है ना, यहाँ देखिए बैकग्राउंड में यहाँ पे पीला दिया गया है, तो अलग अलग रंग का यहाँ पे आपको अलग अलग मतलब नजर आता है। तो पीला जो है, जैसे पीला रंग का इस्तेमाल होता है पृथ्वी के लिए क्योंकि वहां पे बैकग्राउंड में पृथ्वी है। सफेद रंग का इस्तेमाल होता है अगर पानी को सिंबलाइज करना हो तो सफेद रंग का इस्तेमाल होता है। लाल रंग का इस्तेमाल होता है आग को सिंबलाइज करने के लिए। काले रंग का इस्तेमाल होता है जो विंड है, जो आपके मतलब समझिए कि काले बादल आ रहे हैं, हवा बह रही है बहुत तेज, तूफान आने वाला है, उसको सिंबलाइज करने के लिए। और नीले रंग का इस्तेमाल होता है आपके आसमान के लिए। तो इस प्रकार से इसमें जो है सिंबलाइज तरीके से जो पेंटिंग होती है उसको हम लोग कहते हैं पत्र चित्र। ये फ्लैट टेक्सचर और कमर्शियली जनरली आपको ज्यादातर पत्र चित्र पेंटिंग ही मार्केट्स में आपको नजर आ जाती है। अब जब ये सारी चीजें हो गई तो लास्ट में आपको लिखना है कि कुछ बहुत ही फेमस नाम जैसे कि पद्मश्री से सम्मानित आपके सिया देवी, कौशल्या देवी, सविता देवी, जानकी देवी, शांति देवी, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने मिथिलांचल पेंटिंग में बहुत योगदान दिया है। इसके अलावा हम लोग ट्रेन्स की बात करते हैं, बिहार संपर्क क्रांति, जनसाधारण और बहुत सारे रेलवे स्टेशन में भी पेंटिंग आपको नजर आ जाती है। इंटरनेशनल रेपुटेशंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो मिथिला पेंटिंग को इंटरनेशनल रेपुटेशन दिलाने वालों में प्रमुख एलन मिश्रा, उपेंद्र ठाकुर, ये कुछ प्रमुख नाम जिन्होंने काफी ज्यादा आपके मतलब हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल रेपुटेशन दिया। इसके अलावा इसके अगर सेंटर है, सेंटर की बात करते हैं मधुबनी, दरभंगा, लहरियासराय, इसके कुछ महत्वपूर्ण सेंटर। और इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका जो पहला एग्जीबिशन हुआ था आर्ट गैलरी लंदन में 1942 में, हालांकि उस समय में इसको उतना इंटरनेशनल रेपुटेशन नहीं मिला, लेकिन 1967 में दिल्ली एग्जीबिशन जब मिला था तब यहां पे लोगों का, पूरी दुनिया का ध्यान इसकी तरफ खिंचा था। और उसके बाद से ये पेंटिंग पे काफी ज्यादा रिसर्च करने वाले कुछ फॉरेन रिसर्चर जैसे कि एरिक स्मिथ जो कि जर्मन आपके रिसर्चर हैं, इन्होंने काफी ज्यादा आर्ट एंड कल्चर और इस पे काफी ज्यादा इन्होंने एक रिसर्च किया है। अब जब ये आपका मेन बॉडी हो गया तब हम आएंगे अपने प्रश्न के आखिरी पार्ट में जो कि है हमारा कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष। अब निष्कर्ष को ज्यादा लंबा नहीं, मेन बॉडी सबसे लंबा होता है, निष्कर्ष ज्यादा लंबा नहीं होता है। निष्कर्ष में हम ये कर सकते हैं कि मिथिला पेंटिंग जो कि हमारी इतनी बड़ी धरोहर है, हेरिटेज है, आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा हुआ है, इसका हम लोग को कुछ और ज्यादा लोग का प्रोत्साहन हो, उसको और ज्यादा कैसे बढ़ाया जाए, किस प्रकार से आर्ट एंड कल्चर को एक बिहार का, इस क्षेत्र को, मिथिला के क्षेत्र को एक टूरिस्ट हॉटस्पॉट की तरह बनाया जाए, लोग आए बाहर से मिथिलांचल टोपी, हालांकि बहुत सारे हैं मार्केट में, मिथिलांचल आपके कढ़ाई के लगे हुए शर्ट, मिथिलांचल पैंट या फिर आपके सलवार सूट, साड़ी, कपड़े, बहुत सारी चीजें आपको नजर आ जाएंगे, कैसे उसको एक इंटरनेशनल और ज्यादा लेवल पर रेपुटेशन हो, इस प्रकार की चीजों को आप लिख सकते हैं। और ये हमारा हेरिटेज है, इसको हम कितना कंजर्व कर सके इसके लिए एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। इस तमाम तरह की चीजों को हम एक कंक्लूजन पार्ट में डाल सकते हैं और एट द एंड आप पाएंगे कि आप एक परफेक्ट आंसर को लिख चुके हैं। तो आप जितने भी लोग हैं सब लोगों ने इस चीज को समझा। अब आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग जिन्होंने इस आंसर को समझा, आप लोग सब एक बार लिखने की कोशिश कीजिए, एक बार जरूर आप लोग सारे लिखिएगा
और लिखने के बाद टेलीग्राम, लिखने के बाद आप सब लोग टेलीग्राम, ठीक है, टेलीग्राम लिख लीजिए। टेलीग्राम पे आप सब लोग डाल दीजिएगा क्रैक इट विथ आदित्य, ठीक है। इस टेलीग्राम पे आप जाइएगा। इस टेलीग्राम पे जाने के बाद आप सारे के सारे लोग, ठीक है, इसको जाके ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां पे अपने आंसर को डाल दीजिएगा। ग्रुप मैंने ओपन कर रखा है, ओपन ग्रुप है, आप जाइएगा उसमें अपने आंसर को डाल दीजिएगा और जिसका भी आंसर अच्छा लगेगा, 2-3 अच्छे आंसर लिखेंगे, उन सारे आंसर को लेकर के मैं आऊंगा और बताऊंगा कि इसमें और क्या ऐड ऑन कर सकते हैं हम लोग, इसको लेकर के मैं आऊंगा। इसके अलावा ऐसे बच्चे जो हमारे साथ पेड कोर्स में जुड़ना चाहते हो, 70वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ये 70वीं बीपीएससी के लिए चाणक्य बैच हम लाए हैं, फाउंडेशन बैच है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें आपके प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू, तीनों चीज हम लोग दे रहे हैं। प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू, इंक्लूडिंग एस्से भी हम इसमें दे रहे हैं। तो ये 4 चीजों का हम दे रहे हैं आपको। लगभग 1500 घंटे प्लस क्लासेज होंगी। क्लासेज आपकी 16 अक्टूबर से शुरू हो रही है। तो उत्कर्ष के ऐप पे आप जाइए, उत्कर्ष के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, इस क्लास में खुद को इनरोल कर सकते हैं आप लोग। बाकी ये आंसर लिखने वाला है, ये आप लोग निःशुल्क कर सकते हैं और हमारे साथ पेड कोर्स में जुड़ना चाहें तो 70th बीपीएससी का फाउंडेशन बैच, जो कि प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू भी हम इसमें प्रोवाइड कराएंगे, एस्से भी हम इसमें आपको देंगे। और ऐसे बच्चे जिनका प्रीलिम्स क्लियर होगा उनको मेंस के लिए स्पेशल अटेंशन भी दिया जाएगा, हालांकि बैच में भी इंक्लूड होगा शुरुआत में, क्योंकि प्रीलिम्स होने में भी वक्त है, तो इसमें मिलेगा। और दिवाली मतलब नवरात्र, अभी नवरात्र आने वाला है, तो दशहरा का हम लोग का स्पेशल प्राइस हमने इसका रख रखा है 3499। तो जाइए जल्द से जल्द खुद को इनरोल कीजिए, क्योंकि इसका एक्चुअल दाम जो है 7999, लेकिन उसको 4499 हमने किया। लेकिन अभी आपका चल रहा है दशहरा आने वाला, दशहरा में हम सब लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, तो हम गुरुजन आपको एज मतलब कि कंसेशन ही दे सकते हैं। तो 3499 में हमने यह 70th बीपीएससी का चाणक्य बैच आप सबके लिए डाल रखा है। तो जाइए खुद को इनरोल कीजिए जल्द से जल्द, और उत्कर्ष ऐप को आप लोग गूगल प्ले या फिर अगर आप एप्पल पे हैं तो आप लोग एप्पल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इसको इनरोल कर सकते हैं। तो उम्मीद करेंगे कि आपको अच्छा लगा। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, और ऐसी क्लासेज आपको अब रेगुलर हर एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट्स में मिलने वाली है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके सब्सक्रिप्शन से हम सबको बहुत ज्यादा एक मोटिवेशन भी मिलता है। तो जल्द से जल्द जुड़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।